तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को शिक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। देश को शिक्षा, अनुसंधान और कौशल विकास के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी आज एक वेबिनार में हिस्सा लेंगे जिसका विषय है शिक्षा, अनुसंधान और कौशल विकास को आत्मनिर्भर भारत के लिए इस्तेमाल करना। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह करीब 10:30 बजे इस चर्चा में शामिल होंगे। इस वेबिनार में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी हिस्सा लेंगे। कोरोना महामारी के बाद आई मंदी के बाद देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत की गई थी। 12 मई 2020 को शुरू हुए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, जिसमें से एक शिक्षा और विकास कौशल का क्षेत्र भी है। आत्मनिर्भर भारत का ये युग हम भारतवासी के लिए नूतन प्रण भी होगा, नूतन पर्व भी होगा। साथ ही इस वेबिनार में नेताओं, वैज्ञानिकों और उद्योगपतियों का भी एक पैनल होगा जो अपने अनुभव इस मंच के जरिए साझा करेंगे। वहीं मंगलवार को राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लगाई गई इमरजेंसी एक गलती थी। 1 मिनट में खबर देखिए। कांग्रेस सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू के दौरान माना कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी एक गलत फैसला था। दरअसल राहुल कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कौशिक बसु के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक इंटरव्यू कर रहे थे। इस दौरान प्रोफेसर कौशिक के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इमरजेंसी का फैसला एक गलती थी। जिसे बाद में उनकी दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी माना था। That was a mistake. Absolutely, that was a mistake. And my grandmother said as such. राहुल गांधी ने यह भी कहा कि युवा संगठन और छात्र संगठन में चुनाव को आगे बढ़ाने को लेकर प्रेस ने उनकी आलोचना की और उनकी ही पार्टी के लोगों ने उन पर हमला किया था। जी न्यूज से खास बातचीत में अधीर रंजन चौधरी ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर हमला बोला। आईएसएफ के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस की अंदरूनी घमासान बढ़ती जा रही है। मंगलवार को जी न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में कांग्रेस सांसद और पश्चिम बंगाल अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ हमला बोल दिया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि शायद आनंद शर्मा ने नेहरू गांधी के बारे में ज्यादा ही पढ़ लिया होगा। ज्यादा नेहरू गांधी पढ़ लिए होंगे हमारे आनंद शर्मा जी। अगर वो मुझे एक फोन कॉल करते तो आराम से उनको मैं सारी चीज बता देता, अवगत करा देते। अगर उनको लगता था कुछ कि गलती हो रहे हैं, एक फोन कॉल की दूरी में हम थे, आराम से उनको मैं समझा पाते। इस दौरान उन्होंने पार्टी के नेता आनंद शर्मा को ट्रोजन हॉर्स भी कहा। ये ट्रोजन हॉर्स जब तक हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर रहेगा, वो बीच बीच में इस तरीके की कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए, कांग्रेस को और कमजोर करने के लिए उनका ये कवायद जारी रहेगी। तो ये ट्रोजन हॉर्स को कांग्रेस पार्टी से निकलना चाहिए। और जी न्यूज से बातचीत के दौरान अधीर रंजन चौधरी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। अधीर रंजन चौधरी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें पहले यूपी में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को देखना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश को देखो, योगी जी इंग्लिश में कहावत है, ऑयल इन योर ओन मशीन। आपकी सरकार खुद को देखना चाहिए। बंगाल की बात में जरूर आपको सोचने का अधिकार है, वहां की तो फर्ज आपको निभाना चाहिए। साथ ही गौ तस्करी पर योगी आदित्यनाथ के बयान पर अधीर रंजन ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गौ तस्करी का पैसा बीजेपी में बढ़ता है। जरूर तस्करी होते हैं, सिर्फ तस्करी नहीं, गाय की तस्करी के पैसा, उसके जो कमाई होते हैं, बीएसएफ वालों खाते हैं, कस्टम्स वाले खाते हैं, सूबे की सरकार और सरकार के सारे नुमाइंदे, यहाँ के सत्तारूढ़ पार्टी के नेता खाते हैं और एक ही से चले जाते हैं कहाँ? दिल्ली में। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे मुद्दे उठाकर बीजेपी सिर्फ ध्रुवीकरण करना चाहती है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के उम्मीदवारों के लिए आज बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक होगी। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को लेकर आज बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक होगी, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे।
इस बैठक में पश्चिम बंगाल में पार्टी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष भी मौजूद रहेंगे। अनुमान है कि इस बैठक में बंगाल चुनाव के पहले और दूसरे चरण को लेकर चर्चा हो सकती है। साथ ही ये अनुमान है कि बैठक में इन चरणों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मुहर लगाई जाएगी। पहले चरण में राज्य के 5 जिलों की 30 विधानसभा सीटों के लिए 27 मार्च को मतदान होगा। इनमें पुरुलिया, पूर्व और पश्चिम मिदनापुर, झारग्राम और बांकुड़ा जिले शामिल हैं। बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों के 3 नामों का पैनल बनाया जाएगा। ये पैनल प्रधानमंत्री के सामने पेश किया जाएगा, जो एक नाम पर अपनी मुहर लगाएंगे। पश्चिम बंगाल और असम में हो रहे विधानसभा चुनावों में पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के कई बड़े नेता रैलियों और जनसभाओं के जरिए समर्थन जुटा रहे हैं। कृषि कानून के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने चुनाव वाले राज्यों में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने का फैसला किया है। कृषि कानून के विरोध में जारी आंदोलन अब चुनाव वाले राज्यों तक पहुंच रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बैठक में फैसला लिया है कि किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने वाले हैं। ऐसे में अब जिन राज्यों में चुनाव हैं, वहां वो जाकर लोगों से बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक 15 मार्च तक कार्यक्रम बना लिए गए हैं। 5 मार्च से कर्नाटक में एमएसपी दिलाओ आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री से एमएसपी सुनिश्चित करने की अपील की जाएगी। 6 मार्च को जब विरोध प्रदर्शन 100 दिन में प्रवेश करेगा, तो सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक कुंडली, मानेसर, पलवल एक्सप्रेसवे को अलग अलग स्थानों पर जाम किया जाएगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी प्रदर्शन स्थलों पर महिला प्रदर्शनकारियों को सामने लाया जाएगा। जिन राज्यों में चुनाव है, वहाँ बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील करेंगे। इसके लिए पश्चिम बंगाल और केरल में टीम भेजी जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता भी चुनाव वाले राज्यों का दौरा करेंगे। नए कृषि कानून के विरोध में चल रहे आंदोलन का आज 97वां दिन है और 6 मार्च को 100 दिन के पूरे होने पर किसान इस नए अभियान की शुरुआत करेंगे। मंगलवार को किसान आंदोलन से जुड़े एक समर्थक ने अभिनेता अजय देवगन की गाड़ी को रोककर काफी देर तक हंगामा किया। रोटी कितना बच दिया दोनों? रोटी कितना बच? मंगलवार को मुंबई के डिंडोशी में एक शख्स ने अचानक अभिनेता अजय देवगन की कार रोक ली। बताया जा रहा है कि वो शख्स किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ था। अजय देवगन की कार रोककर उसने कितना हंगामा किया, आप खुद देख लीजिए। फिल्म सिटी की सड़क पर यह घटना करीब 15 मिनट तक चली। बाद में पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि इस शख्स का नाम राजदीप है और ये किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। राजदीप इस बात को लेकर नाराज था कि अजय देवगन किसानों के समर्थन में ट्वीट क्यों नहीं कर रहे। पुलिस ने आईपीसी 341, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हरियाणा सरकार ने निजी सेक्टर में राज्य के युवाओं के लिए 75% आरक्षण बिल को मंजूरी दी। हरियाणा में राज्य सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन वाली सरकार ने राज्य में निजी सेक्टर में 75% आरक्षण देने वाले बिल को पास कर दिया है। इस बिल को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। ये कानून राज्य में 10 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियों, सोसाइटी, ट्रस्ट, फर्म पर लागू होगा। 50,000 मासिक सैलरी तक की प्राइवेट नौकरियों में भी यह आरक्षण लागू होगा। हरियाणा के डोमिसाइल धारकों को इसका फायदा मिलेगा। साथ ही 3 महीने में सरकारी पोर्टल पर कर्मचारियों की जानकारी देनी होगी। स्किल्ड कर्मचारी न मिलने पर आरक्षण कानून में छूट दी जा सकती है। हर कंपनी को हर 3 महीने में इसे लागू करने की स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी। आरक्षण कानून न मानने वाली कंपनियों पर जुर्माने का प्रावधान भी है। 2019 के विधानसभा चुनाव में ही बीजेपी की गठबंधन पार्टी जेजेपी ने इस आरक्षण को लागू करने का वायदा किया था। हरियाणा में ये कानून अगले 10 साल तक लागू रहेगा। और अब देश भर का कोरोना अपडेट देखिए 1 मिनट में। देश में कोरोना के नए मामलों की रफ्तार कुछ धीमी हुई है। पिछले 24 घंटे में देश में 12,286 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 91 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 12,464 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 1,11,24,527 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से कुल 1,07,98,921 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,68,358 हो गई है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 1,57,248 मौतें हो चुकी हैं। देश का रिकवरी रेट 97% से ज्यादा है।
जबकि मृत्यु दर 1.5% से कम। आज देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे। 1 मार्च से शुरू हुए दूसरे चरण के वैक्सीनेशन में अब तक कुल 1,48,54,136 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामलों की संख्या में बड़ा उछाल देखा गया। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों के साथ साथ एक्टिव मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 217 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान एक भी मरीज की कोरोना से मौत नहीं हुई। वहीं पिछले 24 घंटे में 78 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 6,39,681 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 6,27,227 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 1,543 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 10,911 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना रिकवरी दर 98% से ज्यादा है, जबकि कोरोना से मृत्यु दर 2% से कम है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले अभी बेहद चिंताजनक हालत में हैं। 1 मिनट में वहां से अपडेट भी देखिए। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 7,863 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 54 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 6,332 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 21,69,330 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 20,36,790 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 79,093 हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना से कुल 52,238 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई में 24 घंटे में 849 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 2 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। अकेले मुंबई में कोरोना के 3,27,621 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना से मुंबई में कुल 11,481 लोगों की मौत हो चुकी है।